नमस्कार। मैं हरिदत्त सर चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैंने चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय आपको बताया था कि इससे संबंधित जितने भी सवाल अब तक बने हैं उसको मैं सॉल्व कराऊंगा। और आप लोगों से मैंने निवेदन किया था कि आप लोग चारों आंग्ल मैसूर युद्ध को ध्यान से देख लें ताकि इससे संबंधित जितने भी सवाल आए उनको हम आसानी से सॉल्व कर पाए। तो कुछ सवाल लेकर के मैं आया हूं और उनको विस्तृत व्याख्या करूंगा, और जो सवाल नॉर्मल हैं उनको मैं सिर्फ पढ़ूंगा और सारे सवाल को आप लोग नीचे स्क्रीन पर देख सकते हैं। आइए हम लोग पहले सवाल को देखते हैं। जो सवाल मुझको अब तक मिला हुआ है, पहला सवाल आपका IS 2009 के अंतर्गत पूछा गया है और इसमें सवाल यह है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिखा है नंबर 1, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में मराठे और निजाम हैदर अली के विरुद्ध अंग्रेजों के साथ थे। आइए सबसे पहले इसको देखते हैं कि यह कथन सही है कि गलत है। मैंने आपको प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बताया था जो कि 1766 से लेकर के 69 के बीच में हुआ था। और सवाल हमसे कह रहा है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में मराठे और निजाम हैदर अली के विरुद्ध अंग्रेजों का साथ दिए थे। पहले मैंने आपको यह समझाया था कि शुरुआत में अंग्रेज प्लस मराठे प्लस निजाम एक संगठन का निर्माण किए थे, लेकिन हैदर अली ने बड़ी चालाकी के साथ इस संगठन को तोड़ दिया था और इस संगठन में मराठों को 35 लाख रुपया देने का आश्वासन दिया था, जिसमें से 23 लाख रुपया दे करके और उसके साथ साथ कोलार के क्षेत्र को दे करके उसने मराठों को अलग कर दिया। फिर उसने निजाम के साथ समझौता किया सितंबर 1767 को, और इस प्रकार से निजाम को भी इसने अलग कर दिया। इसका मतलब यह है कि जो पहला कथन है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में मराठे और निजाम हैदर अली के विरुद्ध अंग्रेजों का साथ दिए थे, इसका मतलब ये बात गलत हो गई थी। इसका मतलब यह है कि मराठे और निजाम हैदर अली के विरुद्ध नहीं बल्कि हैदर अली के साथ थे। इसका मतलब है कि पहली पॉइंट गलत हो गई। दूसरा सवाल यह कह रहा है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मराठे और निजाम ने अंग्रेजों के विरुद्ध हैदर अली के साथ थे। आइए जरा इस कथन को देखते हैं कि यह सही है कि गलत है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1780 से लेकर के 84 के बीच में हुआ था, और मैंने आपको बताया था कि वारेन हेस्टिंग इस समय कलकत्ता का गवर्नर जनरल था और इसने एक कूटनीतिक चाल चलते हुए मराठे और निजाम को हैदर अली से अलग कर दिया। अर्थात इस समय निजाम और मराठे वारेन हेस्टिंग के विरुद्ध थे। इसका मतलब यह है कि दूसरा कथन भी गलत है। अब जरा देखते हम लोग हैं कि इसका उत्तर क्या है। इसका मतलब है कि दोनों कथन गलत है। अब दे रहा केवल एक तो गलत हो गया, कह रहा केवल दो वो भी गलत हो गया, कह रहा कि एक और दो ये भी गलत हो गया, न तो एक न तो दो। इसका मतलब है कि जब दोनों कथन गलत हैं तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो डी का होगा। आइए अब हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं जो कि IS 2009 में पूछा गया है, और इसमें सवाल हमारा यह है कि चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध का प्राथमिक कारण निम्नलिखित में से क्या था। आइए जरा इसको हम देखते हैं। मैंने आपको जब चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध पढ़ाया था तो उसमें हमने आपको बताया था कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध इस 1798 से 99 के बीच लड़ा गया, और इस समय कलकत्ता का गवर्नर जनरल
वेलेज़ली था, और वेलेज़ली ने अंग्रेजों, मराठे और हैदराबाद के निजाम को अलग करने की कोशिश की थी। लेकिन सवाल हमारा यह है कि इस युद्ध का प्राथमिक कारण क्या था। पहला कारण है कि मद्रास में ब्रिटिश क्षेत्र पर टीपू का आक्रमण हो गया। बात गलत है, क्योंकि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में मद्रास पर टीपू ने आक्रमण नहीं किया था। यह कथन गलत हो गया। दूसरा कहा कि टीपू की शक्ति को पूरी तरह से नष्ट करने के उद्देश्य से अंग्रेजों का मैसूर पर आक्रमण हुआ। बात कुछ हद तक सही है, लेकिन चूंकि हमसे प्राथमिक कारण पूछ रहा है, क्योंकि अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य था मैसूर राज्य का अंत करना। लेकिन ये प्राथमिक कारण नहीं था, ये मुख्य कारण था। अब तीसरा जो सवाल उन्होंने पूछ रहा है, अंग्रेजों के सहयोगी हैदराबाद पर टीपू का आक्रमण हुआ। तो अंग्रेजों के सहयोगी हैदराबाद पर टीपू का आक्रमण हुआ, तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में यह भी कारण सही नहीं है। चौथा आपसे पूछ रहा है कि टीपू के विरुद्ध निजाम और अंग्रेजों के मध्य सहसंबंध था। मैंने आपको बताया था कि 1768 ईस्वी में 1768 ईस्वी में जो समझौता हुआ था अंग्रेजों के साथ, तो जो हैदराबाद का निजाम था उसने हैदर अली के विरुद्ध अंग्रेजों से एक संधि करके समझौता किया था कि यदि हैदर अली इनके ऊपर आक्रमण करेगा तो अंग्रेज इसकी मदद करेंगे। और यही 1768 की संधि सभी आंग्ल मैसूर युद्ध का प्राथमिक कारण था। यही कारण है कि आप कह सकते हैं कि इस सवाल में ऑप्शन डी सही है। अब अगला सवाल हम लोग देते हैं। अगला सवाल कह रहा कि किसके नेतृत्व में अंग्रेज सेना ने पोर्ट नोवा में हैदर अली को पराजित किया था। यह सवाल जो आपसे पूछा गया है ये IAS 2010 का सवाल है। अब जरा आइए हम लोग देखते हैं कि पोर्टनोवा का युद्ध हुआ कब था। तो अगर हम पोर्टनोवा के युद्ध की बात करें तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय मैंने आपको बताया था कि उसने हैदर अली के विरुद्ध एक व्यापक रणनीति बनाई, और व्यापक रणनीति बना करके उसने सर आयरकूट के नेतृत्व में एक सेना भेजी, और सर आयरकूट ने पोर्ट नोवा और सोलिंगपुर के युद्ध में इसको पराजित किया था। तो इसमें ऑप्शन दे रहे हैं कि ऑप्शन ए आयरकूट, तो पहले ही हमको मिल गया। इसका मतलब यह है कि प्रश्न नंबर 3 का जो उत्तर है वो आयरकूट होगा। अब आइए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका है कि लॉर्ड वेलेज़ली के मैसूर के सुल्तान टीपू के साथ हुए युद्ध में जिसमें टीपू की मृत्यु हो गई थी, किसने मुख्य अंग्रेजी सेना की कमान संभाली थी। इसका मतलब यह है, यह सवाल आपको आया है IAS 2007 में। तो आइए जरा इसको हम देखते हैं कि हमने आपको बताया था कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में युद्ध जो 1798 से 99 के बीच लड़ा गया था, और लॉर्ड वेलेज़ली इस समय कलकत्ता का गवर्नर जनरल था, उसने मैसूर राज्य को समाप्त करने के लिए एक व्यापक रणनीति बनाई थी, और इसमें उसने 2 कमान बनाई थी। एक पूर्वी कमान जिसका नेतृत्व स्टुअर्ट कर रहा था, जबकि दूसरी कमान का नेतृत्व 2 लोग कर रहे थे। एक तो कर रहा था हैरिस और दूसरा कर रहा था आर्थर वेलेज़ली। आर्थर वेलेज़ली कर रहा था, और उस समय हैरिस जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी वहां के सेना का प्रमुख था। तो वेलेज़ली ने हैरिस के नेतृत्व में आक्रमण करने का आदेश दिया और अपने भाई आर्थर वेलेज़ली की सहायता करने के लिए उसने हैरिस के पास भेजा था। इसका मतलब यह है कि उस युद्ध का जो प्रमुख नेतृत्व करता था वो हैरिस था। वेलेज़ली क्या था? उसका सहायक था। पश्चिमी कमान का नेतृत्व स्टुअर्ट कर रहा था। अब आइए जरा देखते हैं कि इसमें कौन कौन से
ऑप्शन इन्होंने दे रखा है। पहला इन्होंने दिया कि आर्थर ब्रेजली, इसका मतलब सहायक की भूमिका निभा रहा था, चूंकि प्रमुख सेना नायक की बात कर रहा है। दूसरा ऑप्शन आपका पूछ रहा जनरल हैरिस, हमको उत्तर मिल गया, जनरल हैरिस इस युद्ध का नेतृत्व कर रहा था। शेष हमको पढ़ने की आवश्यकता नहीं। आइए हम लोग अब अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने टीपू सुल्तान के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि संपादित की थी? और यह सवाल आपको आया है IAS 2006 में। आइए जरा देखते हैं कि श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी। हमने आपको जब तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध पढ़ा रहे थे तो उस समय मैंने आपको बताया था कि मार्च 1792 को श्री रंगपट्टनम की संधि हुई थी। और इस श्रीरंगपट्टनम की संधि को मैंने तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में व्यापक व्याख्या की है। आप लोग इसका विस्तार तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में देख सकते हैं। अब हमसे पूछ रहे हैं कि श्रीरंगपट्टनम की संधि किसने संपादित की थी? तो इस समय जो 92-93 का पीरियड है, इस समय कलकत्ता प्रेसिडेंसी का जो गवर्नर था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था। इसका मतलब यह है कि इसी ने संधि की थी। इसमें ऑप्शन हमको दे रहे हैं ए वारेन हेस्टिंग, गलत है। 2 बी कह रहे हैं कॉर्नवालिस, हमको उत्तर मिल गया। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि किसने किया था? कॉर्नवालिस ने किया था। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के पश्चात इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन के अंतर्गत आया? यह सवाल आपको IAS 2002 में पूछा गया है। आइए जरा देखते हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय जो राज्य हैं या जो क्षेत्र दिया गया था, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी और मैंने आपको विस्तार में बताया था कि इस संधि के अंतर्गत टीपू को अपने आधे से अधिक राज्य को देना पड़ा था, जिसमें डिंडगुल, बारामहल, मालाबार, कुर्ग क्षेत्र था। वैसे इसकी व्यापक व्याख्या आप लोग तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में दे सकते हैं। चूंकि सवाल हमारा यह है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन में कौन सा क्षेत्र आया। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें से कोई ऑप्शन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो इन्होंने पहला ऑप्शन दिया है मालाबार, मालाबार हमको मिल गया। दूसरा उन्होंने दिया है कनाडा, जो कि भारत का हिस्सा ही नहीं है। तीसरा दे रहे हैं तंजौर, दिख नहीं रहा है। चौथा दिया है तावनकोर, वो भी नहीं दिख रहा। इसका मतलब यह है कि इस सवाल का जो उत्तर है वो ऑप्शन ए मालाबार सही है। अगला सवाल हम लोग जरा देखते हैं कि क्या करेंगे। अगला सवाल है तीसरे मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान के विरुद्ध मंडल बनाने में वालों में कौन शामिल थे? मंडल का मतलब संघ से है और यह सवाल आपको IAS 2001 में पूछा गया है। अब तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध की, जो कि पढ़ाते समय मैंने कहा था कि यह युद्ध और यह संधि अति महत्वपूर्ण है, इसलिए हम लोग देख सकते हैं कि कितने सवाल इससे पूछे गए हैं। तो इन्होंने कहा कि तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान के विरुद्ध कौन कौन संघ में शामिल थे। तो मैंने आपको बताया था कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कॉर्नवालिस ने मराठे और हैदराबाद के निजाम को अपने संघ में शामिल कर लिया। जरा देखते हैं कि इसमें क्या क्या ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए दे रहे हैं निजाम, कर्नाटक का नवाब, अंग्रेज। इसका हिस्सा कर्नाटक का नवाब नहीं था, ऑप्शन ए गलत हो गया। बी मराठा, अंग्रेज, कर्नाटक के नवाब, यह भी ऑप्शन गलत हो गया। अब मैंने आपको क्या कहा था, शामिल कौन कौन है? अंग्रेज प्लस मराठे प्लस निजाम। जिस ऑप्शन में मिलेगा हमको वही सही होगा। तीसरा इन्होंने कहा कि अंग्रेज, मराठा और निजाम। इसका मतलब है कि सी ऑप्शन इसका सही है।
अगला सवाल हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित शक्ति गुटों में से कौन से एक में ब्रिटिश विरोधी मोर्चा 1780 में था। यह सवाल आपको पूछा गया है IAS 2000 में। आइए जरा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की चर्चा हम लोग करते हैं। क्योंकि 1780 से 84 के बीच में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। 1780 से 84 के बीच। और ये पूछ रहे हैं कि इस ब्रिटिश विरोधी यानी अंग्रेजों के जो विरुद्ध था, अंग्रेजों के विरुद्ध में कौन शामिल थे। मैंने आपको द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय पढ़ाया था कि चूंकि इनसे इस समय अंग्रेजों से मराठे भी नाराज थे, क्योंकि 1775 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेजों के हस्तक्षेप करने के कारण अंग्रेज नाराज थे। इसका मतलब है कि अंग्रेजों से नाराज थे, इसका मतलब इसमें मराठे शामिल थे, मराठे इनसे नाराज हैं। दूसरी बात मैंने ये कहा था कि जब निजाम को लूटा जा रहा था तो निजाम को मदद करने के लिए अंग्रेज सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, इसलिए निजाम भी नाराज था। और उसका जो उत्तरी सरकार तट था, जिसके बदले में दे करके उसने संधि की थी और उससे जो पैसा देने की बात चल रही थी वो भी नहीं दे रहे थे। इसका मतलब है कि इनसे निजाम भी नाराज था और हैदर की यानी मैसूर की तो हमेशा इनसे 36 का बड़ा था। इसका मतलब यह है कि 1780 के अंतर्गत जो अंग्रेजों के विरुद्ध गठबंधन बना हुआ था उसमें मराठे, निजाम और हैदर शामिल थे। मैंने इस युद्ध में आपको यह भी बताया था कि एक व्यापक रणनीति के अंतर्गत मराठे उत्तर से इनके ऊपर बरार क्षेत्र से होते हुए आक्रमण करेंगे। बरार भी इनके साथ शामिल था। तो उत्तर से मराठे मद्रास पर आक्रमण करेंगे, मैसूर से हैदर ही आक्रमण करेगा, हैदराबाद से निजाम उत्तरी सरकार पर आक्रमण करेगा और भोसले जो है वो कलकत्ता पर आक्रमण करेगा। इसका मतलब यह है कि जरा आइए हम लोग देखते हैं कि कोई एक ऐसा ऑप्शन मिल रहा है हमको जिसमें मराठे, निजाम, हैदर, भोसले, बराड़ कुछ शामिल है। तो देखिए, पहला जो ऑप्शन आपको दे रहे हैं वो दे रहे हैं निजाम, हमको मिल गया। दूसरा मैसूर दे रहे हैं यानी हैदर अली, मिल गया। तीसरा दे रहे हैं बराड़, वो भी हमको मिला, लेकिन दे रहे हैं मारवाड़। तो मारवाड़ की द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कोई भूमिका नहीं थी, इसका मतलब ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा देखते हैं निजाम, बराड़, रोहिला और मराठे। रोहिलों की भी इसमें कोई भूमिका नहीं थी। तीसरा हमको ऑप्शन दे रहे हैं मराठे, मैसूर, बराड़ और निजाम। यहां मैं थोड़ा सा बराड़ को शामिल कर लेता हूं, यहां मैसूर को लिख देता हूं, मैसूर। तो अब हमको मिल गया कि मराठे, मैसूर, बराड़ और निजाम। इसका मतलब यह है कि ऑप्शन सी इसका उत्तर सही है। अब आगे हमको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल आपका IAS 1997 में पूछा गया है। क्या सवाल है कि मंगलौर, परम्बकम एवं पोर्ट नोवा स्थान पर निम्नलिखित में से किस युद्ध के दौरान प्रमुख लड़ाइयां हुई थी। यह IAS 1997 में सवाल पूछा गया है। अभी हम लोग द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की चर्चा कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको बताया कि सर आयरकूट, पोर्ट नोवा, सोलिंगपुर अन्य क्षेत्रों पर आक्रमण किया था और उसी से संबंधित ये सवाल है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि ऑप्शन ए, यह युद्ध प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ, गलत है। दूसरा पूछ रहे हैं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में, इसका मतलब ऑप्शन हमको मिल गया। तो यह युद्ध द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ था और इस प्रकार से ऑप्शन बी इसका उत्तर होगा। अगला सवाल हमारा है कि हैदर अली ने कहां एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था। यह सवाल आपका IAS 1995 में पूछा गया है। मैंने आपको जब तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की चर्चा कर रहा था तो उसमें मैंने आपको डिंडुगुल की चर्चा किया था और डिंडुगुल ही
एक ऐसा क्षेत्र था जहां पर हैदर अली प्रथम बार वहां का फौजदार बना था और अपने शास्त्रागार या आयुध केंद्र की स्थापना किया था। और यह सवाल की चर्चा मैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कर चुका हूं। अब आइए जरा हम लोग ऑप्शन देखते हैं क्या क्या हमको ये दे रहे हैं। ऑप्शन ए मैसूर, गलत हो गया। बी श्रीरंगपट्टनम, गलत। सी डिंडगुल, मिल गया हमको। तो इसका मतलब यह है कि इस सवाल का उत्तर डिंडगुल है, यानी ऑप्शन सी सही है। आइए अब अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की पूर्व संध्या पर कौन त्रिकूट में सम्मिलित नहीं था? तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की बात कर रहे हैं। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में मैंने आपको बताया था कि पहली बार जो हैदर अली के विरुद्ध गुट बना था, उस गुट में अंग्रेज शामिल थे। अंग्रेज प्लस मराठे प्लस निजाम शामिल थे। ये अलग की बात है कि बाद में हैदर अली ने मराठे और निजाम को अलग कर दिया था। तो इसमें जरा हम लोग देखते हैं कि सवाल किससे संबंधित हमारा पूछ रहे हैं। तो पहले पूछ रहे हैं, ऑप्शन ए दे रहे हैं, ये सवाल आपका आईएएस 2002 में पूछा गया है। पूछ रहे हैं त्रावणकोर का राजा। तो हमने त्रावणकोर की राजा की चर्चा इसमें नहीं की है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में। तो इसका मतलब यह है कि हमको ऑप्शन ए मिल गया कि इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो त्रावणकोर का राजा होगा। वैसे आगे भी देख लेते हैं, निजाम, मराठा और अंग्रेज। निजाम, मराठा और अंग्रेज, तो इसका मतलब ये तीनों शामिल थे। त्रावणकोर का राजा इसमें शामिल नहीं था। तो अभी तक जो मुझको सवाल मिले थे ये आईएएस के थे। जरा आइए अब हम लोग पीसीएस या अदर स्टेट के सवाल देखते हैं। तो इसमें मैं पहला जो सवाल पढ़ रहा हूं वो एमपी पीसीएस 2009 में पूछा गया है। यह सवाल है आपका, श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाने वाला शासक कौन था? जब मैं आपको चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध पढ़ा रहा था या बता रहा था तो मैंने आपको बताया था कि अंग्रेजों के विरुद्ध एक व्यापक रणनीति के अंतर्गत टीपू ने फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर के जैकोबिन दल का सदस्य बन गया था और उसने स्वतंत्रता के वृक्ष को श्रीरंगपट्टनम में लगाने का कार्य किया था। अब इसमें जरा ऑप्शन हम लोग देखते हैं। दिया है ऑप्शन ए हैदर अली, ऑप्शन बी गलत हो गया क्योंकि हैदर अली उसमें है ही नहीं। बी दे रहा है टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान की चर्चा मैं कर चुका हूं। इसका मतलब यह है कि इस सवाल का उत्तर बी सही है। अब आइए हम लोग कुछ और सवाल देखते हैं। एक सवाल आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी एक शक्ति हैदर अली द्वारा संयोजित 1780 के ब्रिटिश विरोधी मोर्चे में सम्मिलित नहीं थी? ईएमपी पीसीएस 2008 का सवाल है। और चूंकि वो 1780 की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की चर्चा हमसे कर रहे हैं। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में जरा इसमें देखते हैं कि कौन कौन सी शक्ति दे रहे हैं। मराठा दे रहे हैं, तो मैंने आपको बताया कि मराठा उत्तर से आक्रमण करेंगे, बरार भी इसमें शामिल है। बी दे रहे हैं बरार, बरार भी इसमें शामिल है। सी दे रहे हैं रोहेला, तो रोहेला यानी रोहेलखंड की जो छेरिया थी यहां जो स्थापित हुए थे, इनकी इस युद्ध से कोई लेने देना नहीं था। इसका मतलब यह है कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी सही है। अब आइए जरा एक सवाल और हम लोग देखते हैं जो कथनकरण का सवाल है। यह सवाल आपसे पूछा गया है यूपी पीसीएस 2004 में। तो 2004 में जो कथन है वो आपसे ऑप्शन ए कह रहा है कि टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता के वृक्ष का रोपण किया था, जिसकी व्याख्या मैं पहले कर चुका हूं कि जैकोबिन दल का सदस्य बन गया था और स्वतंत्रता का वृक्ष श्रीरंगपट्टनम में लगाया था। तो कथन सही है। अब कारण जरा देखते हैं। टीपू सुल्तान के मस्तिष्क पर फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों ने गहरी छाप छोड़ी। यह भी मैंने बताया कि चूंकि उसके मस्तिष्क पर, उसके विचारों पर फ्रांसीसी क्रांति का
बहुत अधिक प्रभाव था, तो कथन कारण दोनों सही है और कारण जो है कि कथन की व्याख्या करता है। इसका मतलब यह है कि इसमें ऑप्शन ए सही होगा। अब और आइए मैं थोड़ा स्टेट कमीशन के सवाल को देखता हूं और उसके सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। पहला सवाल है कि टीपू सुल्तान के निम्नलिखित पुत्रों में से बंधक के रूप में श्रीरंगपट्टनम के समझौते में अंग्रेजों को नहीं दिया गया था। इसका मतलब यह है कि श्रीरंगपट्टनम की संधि जो आपकी हुई थी वो मार्च 1792 में हुई थी और इस 1792 में मैंने चौथे पॉइंट में आपको लिखाया था कि टीपू को अपने दो पुत्रों अब्दुल खालिक और मुइजुद्दीन को अंग्रेजों के सामने बंधक के रूप में रखना पड़ा था। तो जरा आइए देखते हैं हम लोग हैं। इसमें ऑप्शन ए दे रहा है अब्दुल खालिक, बी दे रहा है मुइजुद्दीन, सी दे रहा है फतेह हैदर, डी दे रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मैंने आपको बताया कि ए ऑप्शन अब्दुल खालिक है, बी ऑप्शन मुइजुद्दीन है, सी ऑप्शन आपका फतेह हैदर है। तो टीपू ने फतेह हैदर को अंग्रेजों को श्रीरंगपट्टनम की संधि में नहीं दिया था। इसका मतलब यह है कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी सही होगा। आइए जरा हम लोग अगला सवाल देखते हैं। इसमें एक कथन दिया गया है, पूरब का साम्राज्य हमारे पैरों पर गिरा है। यह कथन किससे संबंधित है? मैंने आपको बताया था कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में कि जब 1799 में मई 1799 में जब श्रीरंगपट्टनम की सुरक्षा करते हुए टीपू मारा गया था, तो उस समय बेलेजली ने चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कहा था, आज पूरब का साम्राज्य मेरे पैरों के तले गिरा पड़ा हुआ है। इसका मतलब यह है कि इसमें दिया प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, गलत। दूसरा दे रहा है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, यह भी गलत। तीसरा दे रहा है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, यह भी गलत। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो अभी मैं व्याख्या आपको किया। इसका मतलब यह है कि इस प्रश्न का उत्तर डी सही होगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, मद्रास प्रेसिडेंसी के किस गवर्नर ने टीपू के साथ मंगलौर की संधि की थी? हम लोग जब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की चर्चा कर रहे थे तो 1784 ईस्वी में मंगलौर की संधि की चर्चा मैं किया था और इस मंगलौर की संधि के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि इस संधि से वारेन हेस्टिंग सहमत नहीं था, लेकिन फिर भी मद्रास प्रेसिडेंसी का प्रमुख लॉर्ड मैकार्टनी ने इसका समर्थन किया था और उसने संधि की थी। तो वही आपसे पूछ रहा है कि मंगलौर की मद्रास प्रेसिडेंसी के किस गवर्नर ने? तो दिया आयरकूट, हम लोग देखे थे सेनानायक था। स्टीफेंस दिए थे, इसकी चर्चा नहीं हुई थी। बेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में था। लॉर्ड मैकार्टनी की चर्चा कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि लॉर्ड मैकार्टनी ने 1784 ईस्वी में मंगलौर की संधि किया था। अब आइए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। टीपू सुल्तान की मृत्यु के पश्चात मैसूर के प्रति अंग्रेजों ने क्या नीति अपनाई थी? इसका मतलब सवाल हमारा चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से है। अब इस पर है कि संपूर्ण मैसूर राज्य पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बेलेजली ने केंद्रीय भाग को यानी मध्य भाग को चांदराज को दे दिया था और चांदराज को दे करके अधिकांश उसके क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। जहां तक मराठों से उसने समझौता किया था, लेकिन मराठों के शर्त के आधार पर जब क्षेत्रों के देने की बात की थी तो मराठों ने उस भूभाग को लेने से मना कर दिया था। तो पहला का संपूर्ण मैसूर राज्य पर अधिकार कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मध्य भाग को उसने मूल बोडियार राजवंश के चांदराज को दिया था, तो सब पर कब्जा नहीं किया। बी कह रहे हैं कि संपूर्ण मैसूर राज्य को टीपू के उत्तराधिकारियों को सौंप दिया था, ऐसा कुछ नहीं किया उसने। चूंकि छोटे से हिस्से को दिया था, अधिकांश पर अपना कब्जा रखा था, तो बी ऑप्शन भी गलत हो गया। सी कह रहा है कि संपूर्ण मैसूर राज्य को बाडियार वंश के उत्तराधिकारी को सौंप दिया, ये भी बात गलत है, क्योंकि संपूर्ण बाडियार को नहीं दिया था।
चौथा है कि मैसूर के मध्य भाग को वाडियार के वंश के उत्तराधिकारियों को सौंपा था। व्याख्या मैं कर चुका हूं कि मध्य भाग के छोटे से हिस्से को वो भी शर्त के आधार पर देकर के उसने समझौता किया था। इसका मतलब है कि इस प्रश्न का जो उत्तर है वो ऑप्शन डी सही है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से 69 में कौन विजयी हुआ था? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 4 अप्रैल 1769 को मैसूर की संधि हुई थी। मैंने आपको बताया था कि इस संधि को हैदर अली के विजय के रूप में देखा जाता है। तो हमसे सवाल सीधा है कि कौन विजय हुआ था? अंग्रेज? गलत, चूंकि अंग्रेजों को क्या था, समझौता करना पड़ा था और विजय के रूप में हैदर अली को दिखाया जा रहा था। दूसरा दिया हैदर अली, इसका मतलब ऑप्शन बी सही है। तो इसका उत्तर हमको मिल गया। अगला सवाल हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था? मैं जब आपको चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध पढ़ा रहा था तो मैंने आपको इस वीडियो के लास्ट में बताया था कि टीपू एकमात्र ऐसा शासक है जो आधुनिक जमाने के दूतावास की तरह विदेशों में अपना दूतावास स्थापित किया था। इसका मतलब यह है कि इसमें टीपू सुल्तान उत्तर सही होगा। जरा आइए देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शन दे रखा है इन्होंने। ऑप्शन ए हैदर अली गलत है। ऑप्शन बी मीर कासिम, ये भी गलत है। ऑप्शन सी शाह आलम द्वितीय, ये भी गलत है। ऑप्शन डी टीपू सुल्तान। और यह सवाल आपका यूपीपीसीएस 2011 में और आईएएस 2001 दोनों में पूछा जा चुका है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं कि टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। यूपीपीसीएस 2009 का यह सवाल है। चूंकि ये 1780 की बात हमसे कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि यह द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात हो रही है। मैंने आपको बताया था कि जब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली, निजाम, मराठे, बरार आपस में मिलकर के अंग्रेजों के ऊपर आक्रमण किया तो हैदर अली और उसके बेटे टीपू ने 83,000 सैनिकों और 100 तोपों को लेकर के अंग्रेजों के ऊपर आक्रमण कर दिया और कांजीवरम के आसपास जो पालीलूर है उसी क्षेत्र पर आक्रमण किया गया और इस युद्ध में अंग्रेजों की सेना हार गई थी। तो इसका ऑप्शन जरा हम लोग देखते हैं। दिया कि हैदराबाद के युद्ध में, गलत। पालीलूर हमको मिल गया, क्योंकि उस समय मैं पालीलूर का चर्चा नहीं किया था, इसलिए यहां आप लोग समझ सकते हैं कि पालीलूर के युद्ध में 1780 में टीपू ने अंग्रेजों की सेना को हराया था। अब अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? यह बीपीएससी यानी बिहार पीसीएस 1997 में सवाल पूछा गया है। श्रीरंगपट्टनम की संधि की बात कर रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है कि मैंने पहले भी बताया था कि सर्वाधिक सवाल इससे पूछे जाते हैं और देखिए फिर एक बार हमको सवाल मिला और श्रीरंगपट्टनम की संधि मार्च 1792 को कॉर्नवालिस ने किया था और यह संधि टीपू के साथ हुई थी। जरा आइए ऑप्शन हम लोग देखते हैं। दिया है ऑप्शन ए हैदर अली, गलत हो गया क्योंकि हैदर अली इस समय तक मर चुका था। दूसरा दिया है डुप्ले, फ्रांसीसियों का इसमें कुछ योगदान नहीं है। तीसरा है टीपू सुल्तान, हमको ऑप्शन मिल गया। इसका मतलब यह है कि इसका ऑप्शन सी सही है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? और यह सवाल आपसे पूछा गया है, यूपीपीसीएस 2014 का सवाल है। यह है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली पराजित हुआ। मैंने आपको बताया था कि अप्रैल 1769 को मैसूर की संधि के अंतर्गत हैदर अली को विजेता के रूप में घोषित किया गया। इसका मतलब यह है कि इसमें कह रहा है कि हैदर अली पराजित हुआ था, ऑप्शन गलत हो गया। सुमेलित पूछ रहा है हमसे। दूसरा दे रहा है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया। जैसा कि मैंने बताया था कि इसमें कोई न तो विजित हुआ न तो कोई पराजित हुआ। इसका मतलब यह है कि यह भी ऑप्शन गलत हो गया। अब से कह रहे हैं हमसे तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया। टीपू सुल्तान इसमें युद्ध हारा था और उसको अपने आधे से अधिक राज्यों को देना पड़ा था। इसका मतलब है कि ऑप्शन
सी गलत है। चौथा है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू पराजित किया गया और युद्ध के मध्य में दिवंगत हो गया। सही बात है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में उसने सेना का सामना करते हुए श्रीरंगपट्टनम में शहीद हुआ था। इसका मतलब यह है इस सवाल का उत्तर डी सही है। तो मेरा ऐसा ख्याल है कि जितने भी सवाल हम लोग को हमको मिला था उन सारे सवालों का उत्तर हम लोग अपने इस वीडियो से प्राप्त कर लिए हैं। और इसीलिए मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप लोग इन चारों आंग्ल मैसूर युद्ध को देख लें। वैसे सारे सवाल मैं आप लोगों को नीचे दे दूंगा और इन सवालों को सॉल्व करते समय आप लोग एक बार फिर से चारों आंग्ल मैसूर युद्ध को देख लीजिए ताकि आप प्रत्येक सवाल को अपने से व्याख्या कर पाए। वैसे जो कोचिंग की सबसे बड़ा जो मापदंड होता है, जिस भी टॉपिक को आप पढ़ते हैं उस टॉपिक को पढ़ने के बाद उससे देखिए कितने सवाल आ रहे हैं। जितने सवाल यूपीएससी, नेट, जेआरएफ, पीसीएस, ग्रुप डी जितने सवाल आते हैं, यदि आप उस टॉपिक को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद उसकी व्याख्या कर पा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपको उस कोचिंग ने बेहतर गाइडेंस दिया है। तो सबसे बेहतर मापदंड होता है कि जब किसी सवाल को आप सॉल्व करें तो क्या उसका उत्तर आपको जो पढ़ाया गया है उसमें मिल रहा है अथवा नहीं मिल रहा है। यदि कोई ऐसा सवाल हो तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेज दीजिएगा और उसको मैं देख करके उसका सलूशन आपको दूंगा। और इसलिए अब इस वीडियो को यही विराम देता हूं और मेरा आप लोगों से फिर से एक बार निवेदन है कि इसी प्रकार के व्यापक चर्चा और व्यापक रणनीति को जानने के लिए इस चैनल को देखते रहिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।